कुछ दिनों पहले जब रशिया यूक्रेन से युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था, तब अमेरिका ने उसे कई बार धमकाने का प्रयास किया और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने तो खुद ही अपने बयानों में कहा था कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गंभीर परिणाम से उनका मतलब साफ था कि रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रशिया अपने इरादों से पीछे नहीं हटा और उसने जंग का ऐलान कर दिया। तो इसके बाद हर किसी के दिमाग में यही सवाल उठा कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन को प्रतिबंधों से डर क्यों नहीं लगता है और इतने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी रशिया पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है और रूस पर इन प्रतिबंधों का कितना असर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि रशिया इन प्रतिबंधों से डरता क्यों नहीं है, रशिया इनसे निपटने के लिए क्या क्या कर सकता है और इन्होंने पहले क्या क्या तैयारियां कर रखी थी, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रशिया को आखिर प्रतिबंधों से डर क्यों नहीं लगता है। दरअसल इसका जवाब दे पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है कि किसी देश को प्रतिबंध से डर न लगे, क्योंकि इन प्रतिबंधों के आर्थिक रूप से गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि रशिया को सामान्य प्रतिबंधों से डर इसलिए नहीं है क्योंकि शुरुआत में जो प्रतिबंध रशिया पर लगाए गए थे वो इतने ज्यादा प्रभावी नहीं थे, और अगर प्रभावी है भी तो वो कुछ समय तक के लिए ही है। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में ब्रिटेन ने रशिया की 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगाए थे, वहीं अमेरिका ने भी रशिया की 2 बड़ी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो रशिया पर यह प्रतिबंध वायरलेस और इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करने की वजह से लगाए गए थे। इस प्रतिबंध को लगाने का एक ही उद्देश्य होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। जैसे इन बैंकों में रशिया की रशिया बैंक, IS बैंक, जनरल बैंक, प्रोम्सबियास बैंक और द ब्लैक सी बैंक शामिल है। इसमें से सिर्फ प्रोम्सबैंक ही प्रमुख बैंक है जो रशिया के डिफेंस सेक्टर में काम करती है। इसीलिए बैंकों पर प्रतिबंध लगाने से रशियन इकोनॉमी पर इतना ज्यादा असर नहीं हुआ। इस कारण अमेरिका ने रशिया के कुछ और बैंकों को फ्रीज कर दिया था, ताकि रशिया के बैंकों का जो पैसा अमेरिका के मार्केट में है उसे फ्रीज कर दिया जाए। अब यह पहली बार नहीं है जब रशियन बैंकों पर प्रतिबंध लगे हो, क्योंकि इससे पहले भी साल 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तब भी रशियन बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए थे और इनमें से कुछ प्रतिबंध तो आज भी लागू है। फिर भी रशिया क्रीमिया पर कब्जा करने में सफल हुआ था। तो इसके 2 ही मतलब निकलकर सामने आते हैं। पहला यह कि रशिया पर लगाए गए प्रतिबंध ज्यादा प्रभावी नहीं थे, और दूसरा यह कि रशिया पहले से इन प्रतिबंधों के लिए खुद को तैयार कर चुका था। हालांकि इन प्रतिबंधों का असर रशिया की इकोनॉमी पर देखने को जरूर मिला था, लेकिन उतना नहीं जितना अमेरिका चाहता था, क्योंकि इससे पहले जब ईरान को स्विफ्ट से बाहर किया गया था तो उसे एक बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। इससे ईरान को ऑयल से मिलने वाली 50% आमदनी कम हो गई थी। इसके साथ ही अगर हम वेनेजुएला की तरफ ध्यान दें तो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि वेनेजुएला पूरी तरह से एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन रशिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों से बिल्कुल ही अलग है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रशिया की इकोनॉमी बाकी देशों से बिल्कुल ही अलग है। रशिया का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और यहाँ के सभी सेक्टर इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो रशिया शराब, गेहूं, मक्का, मीट, आलू और शहद के प्रोडक्शन में काफी आगे है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और IT सेक्टर में भी रशिया ने अपनी धाक जमा रखी है। और सबसे खास बात रशिया के प्राकृतिक संसाधन, जिसकी यूरोपियन देशों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा रशिया में गोल्ड, कोल, ऑयल, सिल्वर और कई तरह के मेटल्स का भंडार भी है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि प्रतिबंध का असर छोटे देश पर आसानी से हो सकता है, जैसे ईरान और वेनेजुएला, लेकिन रशिया जैसे मजबूत देश पर इसका प्रभाव पड़ना काफी मुश्किल है। अगर मान भी लीजिए कि रशिया की अर्थव्यवस्था गिर जाती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जैसे अभी आप खुद ही इसे देख रहे हैं, ऑयल के दाम अभी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। एक और बड़ा कारण है जिस वजह से रशिया पर प्रतिबंधों का असर नहीं होता है। आप शायद ये बात अच्छे से जानते ही होंगे कि रशिया नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है
और एक तरफ अगर आप देखें तो यूरोपियन देश कई हद तक सस्ते नेचुरल गैस पर डिपेंड है जो कि उन्हें रशिया से मिलती है, क्योंकि यूरोपियन देश काफ़ी ठंडे होते हैं और ऐसे में नेचुरल गैस से नाता तोड़ लेना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जैसे कुछ यूरोपियन देश नॉर्थ मैसेडोनिया और फिनलैंड तो पूरी तरह से रशिया के नेचुरल गैस पर ही निर्भर करते हैं। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन रशिया पर ज़्यादा प्रभाव नहीं बना पा रहा और बाइडेन के कहने पर भी इन्होंने रूस से लड़ने से मना कर दिया है। इसका मेन कारण प्राकृतिक संसाधन ही है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि रशिया से जर्मनी में गैस सप्लाई करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है नॉर्ड स्ट्रीम 2, उन पर भी जर्मनी ने रोक लगा दी है। हालांकि इसका बुरा असर जर्मनी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर रोक लगने से आने वाले समय में जर्मनी के अंदर गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में जो गैस की खपत होती है उसकी आधी आपूर्ति अकेला रशिया करता है। ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि जर्मनी ज़्यादा समय तक रशिया पर दबाव नहीं बना सकता। रॉयटर की एक खबर की माने तो जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बिना भी जर्मनी में गैस की आपूर्ति सुरक्षित है। अब यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक जर्मनी इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर लगी रोक को जारी रख पाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि रशिया पर प्रतिबंधों का असर नहीं होता है। साल 2014 के समय जब रशिया पर प्रतिबंध लगाए गए थे तब रशिया की इकोनॉमी को बहुत बुरा नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि उस समय रशिया की जीडीपी में 2.5% तक की गिरावट देखी गई थी। और यही नहीं, रशिया को बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करना पड़ा था। रशिया में अगले ही साल 2015 तक इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 17% तक पहुंच गया था। और कुछ दिनों पहले रशिया पर स्विफ्ट बैन भी लगा दिया गया है। स्विफ्ट एक फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि दुनिया के 200 देश में फाइनेंशियल लेन देन से जुड़ी सुविधा पहुंचाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यूरोप के जो देश रशिया से ऑयल और गैस खरीदते थे उन्होंने इसका पेमेंट करने के लिए कुछ कुछ बैंकों पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं ताकि गैस और ऑयल उन्हें मिलना बंद ना हो जाए। अब दूसरी ओर जानकारों का यह मानना है कि रशिया पर स्विफ्ट बैन लगाने के बाद उनकी जीडीपी में 5% तक की गिरावट आ सकती है। लेकिन इससे पहले ही यह खबर सामने आ गई थी कि रूस, चाइना और भारत जैसे देशों के साथ मिलकर स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बनाने पर ध्यान दे रहा है। जैसे चीन का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम यानी CIPS स्विफ्ट को रिप्लेस कर सकती है और रूस से ट्रेड करने के लिए चाइना इसका उपयोग भी जरूर करेगा। इसके अलावा इस युद्ध के दौरान यूरोपियन देशों ने रशियन बैंकिंग सेक्टर से जुड़े 27 अफसरों पर पाबंदियां लगा दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने रूसी सुरक्षा परिषद से जुड़े 8 सदस्यों को देश में एंटर करने पर रोक लगा दी है। साथ ही यूक्रेन ने भी 351 रूसी नेताओं को बैन कर दिया है। ब्रिटेन ने भी रशिया के 3 अरबपतियों पर रोक लगाई है जिनके रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छा कनेक्शन है। हालांकि इन प्रतिबंधों का असर एक सीमित दायरे तक ही है। फिलहाल रशिया पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो इतने ज्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुतिन पहले ही युद्ध विराम की घोषणा कर चुके होते या यूक्रेन के खिलाफ अपने आक्रामक रवैये को थोड़ा कम भी कर चुके होते। तो एक तरफ अगर अमेरिका रशिया पर प्रतिबंध लगाता है तो इसका असर खुद अमेरिका पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका में लगातार इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर रशिया के साथ वह अपने व्यापारिक संबंध बिगाड़ लेता है तो अमेरिका की सरकार पर भी अमेरिकी लोग दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो इन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण पूरी दुनिया को इसका भुगतान झेलना पड़ेगा, जो आने वाले कुछ दिनों में हम खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे। और आखिर में अब ये भी जान लेते हैं कि इन सभी प्रतिबंधों के खिलाफ रशिया की क्या रणनीतियां हैं, जिससे वह इन प्रतिबंधों के होने वाले प्रभाव को कम कर सकता है। तो साल 2014 में ही रशिया ने इस बात को समझ लिया था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो पश्चिमी देशों पर उसे अपनी निर्भरता को कम करना होगा। और आखिर में हुआ भी ऐसा ही। रशिया ने न सिर्फ यूरोपियन देशों की निर्भरता को कम किया, बल्कि यूरोपियन देशों से होने वाले इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी कम कर दिया है। रशिया ने यूरोपियन देशों को गैस पर निर्भर किया है, जिससे कि उस पर प्रतिबंधों का असर कम हो जाता है। इसके अलावा रशिया ने कुछ सालों में अमेरिकी डॉलर पर भी अपनी निर्भरता को कम किया है और सामने रशिया ने चीन, भारत, मंगोलिया और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर नॉन अमेरिकी डॉलर डोमिनेटेड ट्रेड को बढ़ावा दिया है, क्योंकि पहले रशिया के फॉरेन रिजर्व का 16% अमेरिकी करेंसी में हुआ करता था, जिसे रशिया ने 13% तक चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है। यानी रशिया ने
अमेरिकी करेंसी से अपनी निर्भरता को कम करके चाइनीज करेंसी पर अपनी निर्भरता को बढ़ाया है। हालांकि अभी भी रशिया के फॉरेन रिजर्व में 40% यूरो है और सबसे अहम बात यह है कि रशिया के 21% रिजर्व गोल्ड यानी सोने में है और वह लगातार अपने गोल्ड को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहा है। इसके अलावा रशिया यूरोपियन देशों से होने वाला इन्वेस्टमेंट को कम करके चाइना, ईरान और भारत जैसे देशों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसी के साथ रशिया लगातार अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहा है और वहीं इंपोर्ट को कम कर रहा है। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिलहाल $640 बिलियन का है, जिसकी कीमत इन प्रतिबंधों के बाद बिल्कुल जीरो हो गई है। अगर ऐसा न हुआ होता तो इससे रशिया काफी समय तक अपनी करेंसी को स्टेबल कर सकता था, लेकिन दुनिया के किसी भी देश की तरक्की देखकर अमेरिका उसे डुबो देता है। अमेरिका ने कई ऐसे देशों को डुबो दिया है। अगर आप उनके नाम जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और मजेदार बात यह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यह वॉर क्राइम हो गया, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान, अफगानिस्तान, वियतनाम जैसे देशों को बर्बाद कर दिया तब यूरोप और नाटो सब चुप बैठे थे। मतलब तब किसी ने भी हिम्मत नहीं की अमेरिका पर वॉर क्राइम लादने की। इसी कारण तो रशिया ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है और शायद आज भारत भी इससे काफी कुछ सीख सकता है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।